जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपेसिटर की प्लेट में थी वो स्ट्रॉन्ग थी। जब डाइलेक्ट्रिक आया तो डाइलेक्ट्रिक ने अपनी एक फील्ड अगेंस्ट द कैपेसिटर्स फील्ड जनरेट की, जिससे ओवरऑल प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, वीक हो गई। Assalamualaikum. I hope you all are doing well. Today is our another lecture of first year physics chapter 9 और आज हम देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इससे पहले हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को समझते हैं कि ये क्या होता है। हमने ये बात पढ़ी है कि कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, यानी कैपेसिटर अपने अंदर चार्जेस को स्टोर कर सकता है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में होता ये है कि कैपेसिटर्स में जो कंडक्टर्स होते हैं वो पैरेलल हो जाते हैं। किस तरह से, जैसे सपोज करें कि हम इस तरह की दो प्लेट्स ले रहे हैं, ऐसी प्लेट है, इसको मैं साइड व्यू से बना रहा हूं कुछ इस तरह से कि लेट्स से हमारे पास दो प्लेट्स हैं कुछ इस तरह से, और अगर आप देखें ये दोनों पैरेलल हैं। अगर इन दोनों प्लेट्स को इसी तरह पैरेलल रखते हुए एक कैपेसिटर बना दिया जाए तो वो हमारे पास बन जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। किस तरह से देखें, प्लेट्स तो हमारे पास आ गई। अब हमने क्या किया, इन दोनों प्लेट्स को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये हमारा नेगेटिव एंड और ये पॉजिटिव एंड। क्या होगा जब हमने इन दोनों प्लेट्स को कैपेसिटर से कनेक्ट किया, हमेशा इलेक्ट्रिसिटी या करंट कहां से फ्लो करता है, नेगेटिव साइड से। तो यहां से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू होंगे और वो यहां आके एक्यूमुलेट कर देंगे इस प्लेट के ऊपर। सिमिलरली पॉजिटिव से तो कोई करंट फ्लो नहीं होता, इस प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निकल के यहां चले जाएंगे, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना, ये बात आपने कभी नहीं सोचनी कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, नहीं। होता यह है कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको पॉजिटिव ने खींच लिया, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इस प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ चले गए, तो पीछे क्या बच गया, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्जेस बच गए। तो ये हमारे पास क्या हुआ, अगर लेट से अब मैं बैटरी को यहाँ से हटा देता हूँ, क्या यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन्स स्टोर हो गए, क्या ये वापसी चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब कि चार्जेस स्टोर हो चुके हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन होता है कैपेसिटर का। और यहाँ पे प्लेट किस तरह है, पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल है एक दूसरे के। तो कैपेसिटर कौन सा हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो यहाँ बैटरी वापसी बना देते हैं क्योंकि इस डायग्राम की हमें नीड होगी आगे। अच्छा, नाउ अगर इसको पढ़े डेफिनेशन को, कि द टाइप ऑफ कैपेसिटर इन विच टू कंडक्टर्स, एक ऐसा कैपेसिटर जिसमें दो कंडक्टर्स हो। कंडक्टर्स दो थे, एक ये वाली प्लेट और एक ये वाली प्लेट, दोनों मेटल की प्लेट्स हैं और ये कंडक्टर्स हैं। टेक द फॉर्म ऑफ पैरेलल प्लेट्स, दोनों कंडक्टर्स ने पैरेलल प्लेट्स की फॉर्म में आ गए, सेपरेटेड बाय, अच्छा यहाँ पे बाय भी आएगा, ये लिखा नहीं गया सही, यहाँ पे बाय भी आएगा, सेपरेटेड बाय अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। दोनों प्लेट्स किसी ना किसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, यानी कोई ऐसा मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना होती हो, उससे दोनों सेपरेट हुए हुए हो। अब यहाँ पे अभी अगर हम देखें, यहाँ एयर होगी, हम ऐसा भी कर सकते थे कि कोई प्लास्टिक की चीज इसके बीच में ला के रख दें, या कोई लकड़ी की या कोई ग्लास की चीज ला के रख दें, जिसे हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। इसको भी हम आगे देखेंगे। अभी आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो समझ आ गया है कि एक ऐसा कैपेसिटर जिसमें दो कंडक्टर्स पैरेलल प्लेट की शेप में आ जाए और एक दूसरे से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर हो, तो उसे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। नाउ अब हमने कैपेसिटेंस फाइंड करनी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। जो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। ये तो पता लग गया कि चार्ज स्टोर हो रहा है, कितना स्टोर हो रहा है हमें ये बात देखनी है। तो उसके लिए हम इसकी कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि एक न्यू डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि हमें, या पहले इस डायग्राम में एक और बात बता देता हूं आपको, कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से जनरेट होती है। हमने लास्ट चैप्टर में, चैप्टर 8 में ये बात पढ़ी है, जब हम चार्जेस को पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट से हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। हमने ये बात पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट करती हैं। यानी कि जैसे मैं इसके लिए बनाऊं, लेट से ये इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड थी,
तो इसकी फील्ड को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो इस पॉजिटिव चार्ज की सरफेस से निकल रही होंगी, कुछ इस तरह से। हमेशा जब भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी वो पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव प्लेट हो उनकी सरफेस से निकलेंगी। टर्मिनेट कहाँ होंगी यानी खत्म कहाँ होंगी, नेगेटिव चार्ज की सरफेस पे। लेट्स से ये नेगेटिव चार्ज की फील्ड है, तो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रही होंगी, वो इसकी सरफेस पे आके टर्मिनेट करेंगी। हमेशा ये जो सरफेस वाला वर्ड है आपने याद रखना है कि सरफेस से जनरेट होती हैं और सरफेस पे टर्मिनेट करती हैं। ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक चार्ज के अंदर से निकल के आ रही है, नहीं, चार्ज की सरफेस से जनरेट होंगी, सरफेस पे ही खत्म होंगी। तो अगर आप देखें पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पर टर्मिनेट कर रही है, तो यहाँ भी तो दो तरह के चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी, किस तरह से बनेगी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट कर देंगी, कुछ इस तरह से। तो ये बात आपको समझ आ रही होगी, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। नाउ अब हम आते हैं कैपेसिटेंस फाइंड करने पे। हम क्या करते हैं कि अगेन एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं। लेट्स से यहाँ थोड़ी बड़ी डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे डायग्राम में लेबलिंग भी करनी है। और हमने क्या किया, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, सॉरी दो प्लेट जो है उसको बैटरी से कनेक्ट किया, तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन जाएगा। हमने क्या किया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया। अब जो इनकी ये प्लेट्स हैं, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ये प्लेट्स इसी तरह की होती है, जैसे हमारे पास एक पेपर होता है ना, कुछ इस तरह के। और अगर मैं इसको ऐसे यूं करके बनाऊं, जैसे सपोज करें मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ये लेट सपोज एक मेटल की प्लेट है, तो इस तरह की ये प्लेट्स हैं दोनों, जैसे मैंने यहाँ बनाया ना, ये इस तरह की मेटल की प्लेट्स होंगी। अगर मैं इसको ऐसे करूं तो जो ये वाली इसकी मैं विड्थ बोलूं, ये ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी, तो इसलिए हम इन्हें ऐसे बना लेते हैं। इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। चल नाउ हमने क्या किया, दो प्लेट्स ले ली, उन्हें बैटरी से कनेक्ट कर दिया। क्या होगा, अब आपको ये बातें खुद से जहन में आनी चाहिए क्या होगा। यहां से चार्जेस निकलेंगे, यहां आ जाएंगे, इस पूरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अच्छा अंदर ही बना लेता हूं और बाहर बनाने का रीजन भी बता दूंगा। और यहां से नेगेटिव चार्जेस यहां आ गए, इस तरफ कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा अब हमने सपोज ये किया कि दोनों प्लेट्स का जो एरिया है, अगेन यही पेपर लेते हैं, ये जो ये लेट्स सपोज प्लेट्स ऐसी हैं, ये जो ये पूरा एरिया होगा, इसकी बात कर रहे हैं। एरिया कैसे आता है, दो साइड्स को मल्टीप्लाई करके, ये साइड मल्टीप्लाई ये वाली साइड, हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया। और दोनों प्लेट्स का एरिया सेम होगा, दोनों प्लेट्स हमने एक जैसी ली हुई है, और उस एरिया को हम बोल देते हैं एरिया ए। जो एरिया हम ले रहे हैं वो एरिया ए है दोनों प्लेट्स का। अच्छा एक प्लेट ले लें और वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर है, वो डिस्टेंस हम ले लेते हैं डी। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हमने बोल दिया डी। और क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही होगी। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले इसको पढ़ते पढ़ते समझते हैं, ज्यादा आसानी से समझ आएगा। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी एंड कैरी इक्वल चार्जेस ऑफ चार्ज। दोनों जो प्लेट्स होंगी वो इक्वल चार्ज ऑक्यूपाई कर रही होंगी, उन दोनों ने एक इक्वल चार्ज रखा हुआ है, बस फर्क क्या है, एक ने पॉजिटिव रखा हुआ है, एक ने नेगेटिव रखा हुआ है। तो हम कहते हैं कि लेट सपोज ये वाली जो प्लेट है इसके ऊपर चार्ज होगा -q और इस वाली प्लेट पर चार्ज होगा +q। सही, तीन चीजें हो गई, एक तो प्लेट्स का एरिया पता लग गया, दूसरा दोनों के बीच में डिस्टेंस d है, और चार्ज कितना -q और +q इन्होंने रखा हुआ है। ना अब आपको ना यहां से एक नई चीज को समझना होगा जिसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक वर्ड होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको समझना होगा। इसको हम सिग्मा, इस तरह का सिंबल होता है जिसको हम सिग्मा बोलते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये होती क्या है, लेट सपोज हमने जैसे अभी एक मेटल की प्लेट्स मैंने बनाई थी, ऐसी ही एक मेटल की प्लेट ले ली हमने,
और इस पे पॉजिटिव या नेगेटिव कोई से चार्जेस है। पॉजिटिव ले लेते हैं, लेट सपोज इसके ऊपर इक्वली पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि हर चार्ज एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर है। एक शीट है चार्जेस की जिसके ऊपर चार्जेस इक्वली अरेंज हुए हुए, तो इसके ऊपर किस रिस्पेक्ट से चार्जेस अरेंज हुए हुए इसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे आपने मास डेंसिटी पढ़ी है या नॉर्मल जो डेंसिटी का वर्ड पढ़ा है, मे बी आपने डी या इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया होगा। आपने पढ़ा था मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, कि एक कोई भी चीज है वो कितनी ज्यादा डेंस है। जैसे मैं ले लेता हूँ एक मेटल ले लेता हूँ और कॉटन रुई ले लेता हूँ, कौन सी चीज ज्यादा डेंस होगी, यानी कौन सी चीज ज्यादा मास रखती है कम जगह में, आप बोलोगे मेटल का पीस। सेम ये शीट है, ये टोटल एरिया में कितना चार्ज लेके आ रही है हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने एरिया क्यों बोला, यहाँ तो मैं वॉल्यूम बोल रहा था। जैसे अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। अब ये भी एक डेंसिटी है, ये भी एक डेंसिटी है, यहाँ वॉल्यूम आ रहा है, यहाँ एरिया आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने क्या ली है, शीट ली है। अगेन वही वाली बात, शीट ली है, ये एक इसकी डायमेंशन है, ये भी एक इसकी डायमेंशन है। थर्ड डायमेंशन कौन सी है, ये वाली। क्या ये डायमेंशन इंक्लूड करने की जरूरत होगी हमें, नहीं, तो इसलिए हम वॉल्यूम के बजाय एरिया ले लेते हैं, क्योंकि ये डायमेंशन इतनी कम है कि हम लेते ही नहीं है इसको। नाउ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, कि एक शीट के ऊपर पर यूनिट एरिया में कितने चार्जेस आए हुए हैं उसे हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा, अब एक जैसे ये मैंने शीट बना दी इलेक्ट्रिक चार्जेस की, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी ना। चार्जेस तो आ गए शीट पे, इसका मतलब इसकी भी एक फील्ड होगी। उस फील्ड को हम कैसे फाइंड करते हैं, उस फील्ड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक जो चार्जेस की बनी हुई शीट है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। सही है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी तो आपको समझ आ गई होगी। हम सपोज कर रहे हैं कि इनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो होगी सिग्मा, क्योंकि दोनों पे चार्जेस मैंने क्या बताया इक्वल है, सिर्फ साइन का फर्क है, तो डेंसिटी सेम होगी। तो हमने कहा कि सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, और क्या होती है Q अपॉन A, चार्ज पर यूनिट एरिया। नाउ बैटरी का कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोल देते हैं V। वो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या हुआ था, चार्जेस आए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट हुई, प्लस से निकलेगी और माइनस पे जाएगी। तो कुछ ऐसे बना लेते हैं, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ऐसे जा रही है, कुछ ऐसे, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का हम मैग्नीट्यूड सपोज कर लेते हैं E। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तभी मैंने मैग्नीट्यूड कहा है, हम मैग्नीट्यूड एरो नहीं लगा रहे, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं। सही, ये हमारे पास कंप्लीट जो कुछ हमने सपोज करना था वो कर लिया। अब डेरिवेशन पे आते हैं। यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही होगी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैंने जैसे यहाँ पे तो बता दिया, एक शीट है चार्जेस की, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी ये। अब जो कैपेसिटर्स की प्लेट्स है उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, यहाँ पे बता देता हूँ, E इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब माइंड में आएगा कैसे, यहां मैंने बताया कि फॉर्मूला ये है, चार्जेस शीट जो है जिसके ऊपर चार्जेस है उसके लिए फॉर्मूला ये है। यहाँ भी तो वही शीट आई हुई है चार्जेस की, यहाँ फॉर्मूले में 2 किधर गया यहाँ से, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैंने 2 बार डायग्राम बनाई है समझाने के लिए। अच्छा, तो इसको ऐसे देखें आप, मैं यहाँ पे इन एरोज को मिटाता हूँ जरा। आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड एक चीज, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले 2 चार्जेस बनाए थे, यहाँ पे बनाए, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव की फील्ड अलग है, अपनी एक फील्ड है, नेगेटिव की अपनी एक फील्ड है अलग। यहां पे भी अगर आए 2 प्लेट्स हैं,
इस प्लेट की फील्ड अपनी अलग है, इस प्लेट की अपनी एक अलग फील्ड है। सही। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि ये किसका फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चार्जेस ऑफ शीट ऑफ चार्जेस की, एक ऐसी शीट जिसके पास चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है, उसका फॉर्मूला ये है। तो अगर मैं इस वाली सिर्फ पॉजिटिव वाली शीट की बात कर रहा हूं, इसका फॉर्मूला क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? सेम, E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं बोलूं इस वाली का क्या फॉर्मूला होगा, इस वाली शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, सेम फॉर्मूला होगा, E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ फर्क कहाँ आएगा, हम यहाँ इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए एक पे प्लस और एक पे छोटा सा माइनस लगा लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्जेस से आ रही है, एक पॉजिटिव से आ रही है, फॉर्मूला सेम है। नाउ अब अगर आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया, एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेट सपोज हमारे पास दो फोर्सेस आती है, कुछ ऐसे कि एक फोर्स है 10 न्यूटन की और एक फोर्स लग रही है 15 न्यूटन की, सपोज कर लेते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं इस डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है, आप क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे, 10 प्लस 15 आप कहोगे 25 न्यूटन टोटल फोर्स लग रही है। आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सिंपली आपने कहा दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे, ऐड कर दिया। मैं एक और कंडीशन देता हूं, एक फोर्स ऐसे लग रही है 10 न्यूटन और एक फोर्स ऐसे लग रही है 15 न्यूटन। अब मैं कहता हूं रिजल्टेंट फोर्स कहां होगी, या नेट फोर्स या टोटल फोर्स कैसी होगी, आप बोलोगे कि इस डायरेक्शन में लग रही होगी और 5 न्यूटन होगी। क्यों, दोनों अपोजिट लग रही है, यहाँ पे जो 10 न्यूटन है वो इधर के 10 से कैंसिल होगा, यहाँ का 5 बच जाएगा। वो आपने ऐसे बना दिया कि जो ओवरऑल होगी वो 5 न्यूटन ऐसे जा रही होगी। सेम फॉर कैपेसिटर, आप देखें कि अच्छा इस फॉर्मूला को मैंने मिटाना नहीं था लेकिन मिटा दिया, ये फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास प्लेट्स कितनी है, यहाँ पे दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, एक ये रही एक ये रही, दोनों के ऊपर चार्जेस हैं, इस वाले पे मैंने माइनस किया हुआ है और इस पर प्लस किया हुआ है। इसकी भी फील्ड है, इसकी अपनी अलग फील्ड है। इसमें जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो कैसे जा रही है, ऐसे एक फील्ड आ गई, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे जा रही है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और इस फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, E प्लस इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी भी एक फील्ड है, वो कैसे जा रही है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा पॉजिटिव से निकलती है, पॉजिटिव से निकल रही है, टर्मिनेट कहां होगी, नेगेटिव पे, नेगेटिव पे भी तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, E माइनस इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ये फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा। इसकी भी ऐसे फील्ड जा रही है, इसकी भी ऐसे फील्ड जा रही है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, इस वाले केस को याद करें, आपने क्या किया, डायरेक्शन सेम तो ऐड कर दिया। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, दोनों की डायरेक्शन सेम है, पॉजिटिव से ऐसे निकल रही है, नेगेटिव में ऐसे ही जा रही है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करके देखते हैं कि अच्छा ऐड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेंगे, प्लेट्स के बीच में, यानी कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड होगा वो आ जाएगा हमारे पास। ऐड करके देखते हैं क्या आता है, यहाँ पे कर लेते हैं, थिंक इस डायग्राम की हमें मजीद नीड नहीं होगी। एक ये रही एक ये रही, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को E से रिप्रेजेंट कर देते हैं। E इज इक्वल टू एक पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एक नेगेटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस नेगेटिव की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड कर दिया हमने, सिंपल। अच्छा ऐड करेंगे क्या आएगा, अच्छा एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, जैसे हम क्या करते हैं 1 प्लस 1 2 कर देते हैं, दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सही, इस 2 से ये 2 कैंसिल, रिजल्ट क्या आ गया
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी फील्ड आ गई, जो कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही फॉर्मूला आ रहा है। एक सिंगल प्लेट होगी तो फॉर्मूला ये, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में फॉर्मूला ये हो जाता है। ये आपकी बुक में था नहीं, लेकिन समझाने के लिए मैंने बता दिया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं और रह जाते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो हमने कहा कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, वो होती है E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी अभी कैलकुलेट किया है, सही, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। नाउ ये क्या था, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसका फॉर्मूला Q अपॉन A, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हम ये बात कहते हैं कि हमें पता है कि सिग्मा बराबर है चार्ज पर यूनिट एरिया के, तो इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय A और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ डिवीजन किस तरह से होगी, आपने ना डिवीजन आपके पास दो तरह की होती है। एक तो आप वो रेसिप्रोकल कर देते हैं, एक होता है कि आप क्या करें कि हमेशा एक नॉमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर होता है। लेट्स सपोज हमारे पास कुछ ऐसे लिखा हुआ है A अपॉन बी डिवाइडेड बाय C अपॉन डी। तो क्या होगा, यहाँ का नॉमिनेटर यहाँ डिनोमिनेटर के पास जाएगा, ये डिनोमिनेटर नॉमिनेटर के पास आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी ये एक नॉमिनेटर है, इसके नीचे एक 1 होगा। डिवीजन किस तरह से होगी, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी E इज इक्वल्स टू 1 इंटू क्यू, क्यू ही रह जाएगा, और डिवाइड बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट, A एप्सिलॉन नॉट आ गया। नाउ मजीद हमने कैपेसिटर के लिए एक फॉर्मूला चार्ज का भी पढ़ा है, और वो पढ़ा था हमने एज वी नो दैट Q बराबर होता था CV के लिए, ये हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था। तो इस फॉर्मूले को भी पुट कर देते, हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल्स टू Q की जगह आ गया CV डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट। यहां तक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के भी काफी सारे फॉर्मूले पढ़ के आए में, और स्पेशली जो चार्जेस जब डिस्टेंसेस पे होते थे उसके लिए भी देखे थे हमने। तो अगर मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिलाऊं, क्या होता था, आपने पढ़ा था E इज इक्वल्स टू या V इज इक्वल्स टू, हाँ इन टर्म्स ऑफ V पढ़ा था आपने, V इज इक्वल्स टू E डॉट डेल्टा R। आपने इस तरह से, आपने वैसे डेल्टा V पढ़ा था, लेकिन हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को सिर्फ V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। V इज इक्वल्स टू E डॉट डेल्टा R। ये डेल्टा R क्या था, जो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है वो ये डेल्टा R था, जो हमने D से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो हम ये बात लिख लेते हैं कि जो V है वो बराबर हो जाएगा E डॉट D के। हमारा जो अभी वाला केस है उसमें डेल्टा R D के बराबर है। नाउ D मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय D। हाँ, तो E हमारे पास आ गया V डिवाइडेड बाय D के बराबर। सही है ना, हाँ सही है। अब हम इस E की वैल्यू को यहाँ लाके पुट कर देते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। अगर हम देखें, हाँ यहाँ ऊपर कर लेते हैं क्योंकि वहां जगह नहीं बची। इस E की जगह हमने रख दिया V अपॉन D इज इक्वल टू CV डिवाइड बाय A एप्सिलॉन नॉट, CV डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट। नाउ कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, इस V से ये V कैंसिल, और A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट D इज इक्वल टू C। और ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया है, जिसको हम इससे लिख लेते हैं कि कैपेसिटेंस बराबर हो गई A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। ये हमारे पास कब आया है फॉर्मूला, इस बात को थोड़ा सा देखें। ये हमारे पास फॉर्मूला तब आया है जब कैपेसिटर्स की प्लेट्स के बीच में एयर थी,
ऐसा ही है ना, अभी हमने यहाँ पे कोई और मीडियम नहीं रखा बल्कि मीडियम एयर है, और जब हमने एयर को रखा तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया है कैपेसिटेंस का, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। नाउ अगर हम इसके बीच में कोई स्लेब ला के रख दे, डाइलेक्ट्रिक स्लेब, डाइलेक्ट्रिक स्लेब मींस, इसको रेज करते हैं फिर आपको ये बात समझाता हूँ। ये यूज नहीं होंगे, कुछ भी यूज नहीं होगा इसमें। अब आपको पहले डाइलेक्ट्रिक समझना होगा, फिर हम एक डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं पहले बता देता हूँ कि ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल्स, अब इंसुलेटिंग मटेरियल्स या इंसुलेटर्स वो होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, सही, और इनको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। क्या है डाइलेक्ट्रिक्स? क्या है? इंसुलेटर्स है। इनकी प्रॉपर्टी है, एक खास प्रॉपर्टी, कि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को तो पास होने नहीं देते, लेकिन जब इन्हें एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रखा जाए तो ये अपने आप में दो पोल्स बना लेते हैं। कैसे? देखें, लेट सपोज कि हमारे पास एक प्लेट है पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट है, और हमने इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक को लाके रख दिया। अब भले से हमने उसको बिल्कुल इसके साथ जोड़ के रख दिया, कुछ ऐसे, तो ये बिल्कुल सपोज कर लें कि इसके साथ बिल्कुल जोड़ के रख दिया हमने इसको। दो प्लेट्स थी, लेट सपोज प्लेट्स को हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, नेगेटिव और पॉजिटिव, यहां से चार्ज निकलेगा इस पूरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, यहां से चार्ज निकलेगा इस पूरी प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अगर ये क्या होता कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है, ये जो एक हमने स्लेब ला के रखी है, अगर ये अपने अंदर से करंट पास कर रही होती तो नेगेटिव चार्ज यहां से आता घूम के इधर चला जाता, लेकिन नहीं गया, क्योंकि जो बीच में हमने ग्रीन कलर से बनाई है, इसको मैं थोड़ा सा अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये ज्यादा बेहतर आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है कुछ ऐसे, और क्या करेगी, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी तो पास नहीं कर सकती, करती क्या है ये, इनकी खास प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिसिटी तो पास नहीं कर रही, लेकिन इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, क्योंकि ये भी तो एटम से मिलके बना है, एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन स्लाइटली मूव कर सकते हैं, हल्का सा बिल्कुल। तो होगा क्या, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके जो इधर इस तरफ के, और यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर से रिपेल होंगे और इस तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो जो डाइलेक्ट्रिक है उसके कोने पर नेगेटिव चार्जेस आके जमा हो जाएंगे, सही है, और यहां से जब इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस आ गए, कुछ ऐसे। तो इससे हुआ क्या, ये बात आपको समझ आई होगी कि यहाँ पॉजिटिव चार्जेस है तो डाइलेक्ट्रिक के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्लाइटली इस तरफ को आ गए, थोड़ा सा, सही, कंप्लीटली नहीं जा सकते, स्लाइटली इधर को आए, एक साइड पर नेगेटिव चार्ज आ गया, दूसरी साइड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो एक डाइलेक्ट्रिक ने क्या किया, करंट तो कंडक्ट नहीं किया, लेकिन इसने अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर ली। कैसे? देखिए, मैं इसको यहां से सिर्फ यहां लाके बना के दिखा रहा हूं, ऐसा रियल में नहीं होगा। लेट सपोज अगर आप देखें थोड़ी, अभी सपोज करें कि ये वही प्लेट्स के बीच में, ये बस मैं यहाँ शो करवा रहा हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ गए इस प्लेट के, डाइलेक्ट्रिक के, यहाँ नेगेटिव चार्जेस है। तो अब क्या होगा कि इसने अपने अंदर एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर ली। कैसे? आप देखें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहां से निकलती हैं, पॉजिटिव से, और जाती कहां है, नेगेटिव पे। तो क्या यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा होगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रही होंगी? तो डाइलेक्ट्रिक ने क्या किया, अपने डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर है, उसने अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने दी, लेकिन अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी जनरेट कर ली। ये कैपेसिटर वाली नहीं है, डाइलेक्ट्रिक ने अपनी एक फील्ड जनरेट कर ली। तो क्या होता है, कैपेसिटर की, सॉरी, डाइलेक्ट्रिक की खास प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो नहीं होने देगा, लेकिन अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेट होने से हुआ क्या, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप देखें और कैपेसिटर की फील्ड को देखें, दोनों अपोजिट है। आप देखें कैपेसिटर की फील्ड कैसे थी, ऐसे जा रही है,
इसको ना मैं मिटाता हूँ, या इसको नहीं मिटाता मैं, हाँ मिटा देता हूँ, और एक एरो कैपेसिटर की फील्ड का बना देता हूँ बस। कैपेसिटर की फील्ड कुछ ऐसे है, मैं ऊपर बना रहा हूं ताकि ये बात समझ आ सके। अब हमने यहाँ पे जब डाइलेक्ट्रिक को लाके रखा तो डाइलेक्ट्रिक क्या हुआ, पोलराइज हो गया। ये जो साइड में चार्जेस आ गए, ये इसे हम कहते हैं पोलराइज होना। यहाँ पॉजिटिव चार्जेस आ गए, यहाँ नेगेटिव चार्जेस आ गए। डाइलेक्ट्रिक की फील्ड कैसे है, डाइलेक्ट्रिक की फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, और कैपेसिटर की फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, इसके अपोजिट ऐसे जा रही है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गई, एक ऐसे हो गई। तो इससे हुआ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट हो गई, एक ऐसे आ रही है और एक ऐसे आ रही है। तो वो वाला केस याद करें, अभी मैंने दो फोर्सेस बनाई थी, एक 15 न्यूटन और एक 10 न्यूटन। क्या होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने की करेंगी, जो कम वाली है वो कैंसिल हो जाएगी, ज्यादा वाली में से जितना बच रहा हुआ, यहाँ कितना बच रहा था, 5 न्यूटन बच जाएगा। सेम जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपेसिटर की प्लेट में थी वो स्ट्रॉन्ग थी। जब डाइलेक्ट्रिक आया तो डाइलेक्ट्रिक ने अपनी एक फील्ड अगेंस्ट द कैपेसिटर्स फील्ड जनरेट की, जिससे ओवरऑल प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, वीक हो गई। पहले सिर्फ एक फील्ड थी ये वाली, ये नहीं थी, सही। अब क्या हुआ, जब हमने डाइलेक्ट्रिक रखा एक अगेंस्ट फील्ड आ गई, जिसने अपने आप को इससे कैंसिल करवाया और इसकी वैल्यू कम हो गई। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे भी वैल्यूज रख लेते हैं। लेट सपोज इसकी वैल्यू 20 है, इसकी वैल्यू 10 है, ओवर, या इसकी वैल्यू 8 रख देते हैं। ओवरऑल क्या होगा, पहले क्या थी, ओवरऑल 20 थी जब डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे नहीं था। जब डाइलेक्ट्रिक आया अब क्या हुआ, 20 ऐसे 8 ऐसे, ओवरऑल कितनी बची, इस डायरेक्शन में 12 बच गई ओवरऑल। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई या बढ़ गई, डाइलेक्ट्रिक के आने से कम हो गई, पहले 20 थी अब 12 रह गई है। तो इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, जब उसे कैपेसिटर्स की प्लेट के बीच में ला के रखा जाएगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कम कर देगा। क्यों करेगा, एक अगेंस्ट फील्ड की जनरेट करके। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेट करने से हुआ क्या, यहाँ पे हमने यहाँ एक फॉर्मूला भी देखा था, E इज टू वी डिवाइडेड बाई डी। इसी फॉर्मूले को देखते, E इज टू वी डिवाइडेड बाई डी। अगर आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्ट रिलेशन है। आप देखें क्या यहाँ पे जो डी डिस्टेंस था क्या ये चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, मीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट फ्रंट पे रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, और डी को हमने कांस्टेंट रखा है, डी चेंज नहीं हो रहा। तो अगर आप देखें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई रिड्यूस, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई कम, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, कम। कहां पे कम हो रहा है, प्लेट के ऊपर। उस पोटेंशियल डिफरेंस को कवर अप करने के लिए बैटरी अपने और चार्जेस भेजेगी, और क्या होगा कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर अब वही कैपेसिटर ज्यादा चार्ज स्टोर कर रहा होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लेट सपोज हमने बैटरी को हटा दिया था और फिर डाइलेक्ट्रिक ला के रखा। डाइलेक्ट्रिक ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई तो जो प्लेट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस था वो कम हो गया, चार्जेस तो सेम स्टोर्ड हुए में लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया। लेट्स से पहले जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो 10 वोल्ट्स था और उसके ऊपर 10 कूलम चार्ज स्टोर्ड था। हमने डाइलेक्ट्रिक ला के रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कम होकर 8 वोल्ट हो गया। अब 8 वोल्ट पर 10 कूलम चार्ज स्टोर्ड है, पहले 10 वोल्ट्स पे 10 कूलम चार्ज स्टोर था, अब 8 वोल्ट्स पे 10 कूलम चार्ज स्टोर्ड है। इसका मतलब कि डाइलेक्ट्रिक ने क्या किया, कम वोल्टेज पर ज्यादा चार्ज स्टोर करवा दिया। अच्छा, अब अगर हम वापसी बैटरी लाके लगाएं यहाँ पे, तो बैटरी जो 10 वोल्ट्स 8 हुआ है ना, इसको वापसी 10 करेगी, 10 करने के लिए वो और चार्ज भेजेगी। तो लेट सपोज बैटरी ने इसको जब 10 करा, करने में क्या होगा, और चार्ज इधर भेजना पड़ेगा।
वो जो और चार्ज भेजा, लेट सपोज ये 12 हो गया, इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक ने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक एक ही काम कर रहा है, या तो हम बोल दें कम वोल्टेज पर ज्यादा चार्ज स्टोर कर रहा है, या हम बोल दें सेम वोल्टेज पर ज्यादा चार्ज स्टोर कर रहा है। तो ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी है। अब वापसी यहाँ पे आते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्लेब जब आ गई बीच में तो कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ा, ये तो हमें पता लग गया कैपेसिटेंस बढ़ रही है। आप देखें क्या हुआ, पहले 10 वोल्ट्स पर 10 कूलम चार्ज स्टोर था, अब 10 वोल्ट्स पर 12 कूलम चार्ज स्टोर्ड है, तो मतलब कैपेसिटेंस बढ़ रही है। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं जो इंक्रीज करते हैं कैपेसिटर की कैपेसिटी टू स्टोर चार्जेस। अब इसी फॉर्मूले को हल्का सा अपडेट करना है, पहले यहाँ पे एयर था तो हमने जो परमिटिविटी है वो एयर की रख दी, ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होती थी। अगर आपको याद हो ये बात, आपने फॉर्मूला पढ़ा था K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम्स लॉ में। कब, एयर के लिए। जब एयर की जगह कोई दूसरा मीडियम आ जाता था तो आप क्या करते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एक रिलेटिव परमिटिविटी ऐड करते थे। कोई फॉर्मूले में चेंज नहीं आएगा, सिंपल एप्सिलॉन नॉट के साथ जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो आ जाएगी। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, कैपेसिटेंस चेंज होगी, कितनी चेंज होगी, C डैश इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या है, जैसे यहाँ एप्सिलॉन आर आ रहा था यानी रिलेटिव परमिटिविटी वही आ जाएगी, और डिवाइडेड बाय D, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा जब हमारे पास डाइलेक्ट्रिक होगा। अच्छा, अब क्या ये फॉर्मूला ये बात बता रहा है कि कैपेसिटेंस बढ़ी या कम हो गई, कैपेसिटेंस बढ़ गई, कैसे। अच्छा, एक चीज के जो एप्सिलॉन आर है इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। अगर एयर होगी तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1, वरना हमेशा ग्रेटर, कोई दूसरा मीडियम जैसे आ जाता है तो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। नाउ अगर आप देखें इतने पार्ट को, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये किसके बराबर है, ओल्ड वाली कैपेसिटेंस, ओरिजिनल कैपेसिटेंस जो थी चेंज होके ये हो गई, तो इसकी जगह मैं पुरानी कैपेसिटेंस रख दूं अगर, तो मेरे पास आ जाएगा C डैश इज इक्वल टू C और एप्सिलॉन आर। अच्छा, एप्सिलॉन आर को मुझे पहले लिखना चाहिए था, ज्यादा बेहतर समझ आएगा। एप्सिलॉन आर को मैं पहले लिख रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन में फर्क नहीं पड़ता, तो C डैश हमारे पास हो जाएगी एप्सिलॉन आर इंटू सी। अब बताएं कैपेसिटेंस बढ़ी या कम हो गई, अब तो नजर आ रहा होगा आपको, एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 है, तो इसको मैं कैलकुलेशन से बता देता हूँ। लेट सपोज ओरिजिनल कैपेसिटेंस थी 5 माइक्रोफैरड, 5 फैरड बोल देते हैं, सही। कैपेसिटेंस की यूनिट वैसे माइक्रोफैरड्स में होती है लेकिन फैरड्स में भी ले लेते हैं, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। लेट से एप्सिलॉन आर की वैल्यू है 1.5 और इसको मैं 10 ले रहा हूँ। मेरे को आपको एक और बात भी समझानी है, ओरिजिनल कैपेसिटेंस ये, जो डाइलेक्ट्रिक रखा बीच में स्लेब जो रखी उसकी परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर होती है रिलेटिव परमिटिविटी, वो हमारे पास है 1.5, तो कैपेसिटेंस चेंज होके कितनी आ जाएगी, हम न्यू वाली कैपेसिटेंस निकालें तो उसके लिए फॉर्मूला है C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इनटू ओल्ड कैपेसिटेंस या ओरिजिनल कैपेसिटेंस। एप्सिलॉन आर है 1.5 और कैपेसिटेंस 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 फैरड, कैपेसिटेंस आ गई। तो मुझे ये बताएं कि कैपेसिटेंस में फर्क कितना आया, कैपेसिटेंस बढ़ गई या कम हो गई, आसान से लफ्जों में, पहले थी 10 अब हो गई 15। क्यों 15 हो गई, क्योंकि हमने डाइलेक्ट्रिक को ऐड कर दिया। डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा, डाइलेक्ट्रिक आएगा एक अगेंस्ट फील्ड जनरेट करेगा जिससे ओवरऑल फील्ड वीक होगी, ओवरऑल फील्ड वीक होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस में ड्रॉप आएगा, वोल्टेज ड्रॉप आएगा, वोल्टेज ड्रॉप आएगा तो बैटरी मजीद चार्ज भेजेगी ताकि वोल्टेज को वापसी 10 किया जा सके। तो क्या हुआ कि लेट्स सपोज पहले 10 था, पोटेंशियल ड्रॉप आया, बैटरी ने और चार्ज दिया, वो 10 से 12 हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस 10 ही रहा, चार्ज बढ़ गया, तो क्या हुआ, कैपेसिटेंस बढ़ गई। जब चार्ज स्टोरिंग पर चार्ज बढ़ गया, स्टोर्ड चार्ज बढ़ गया, इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस बढ़ गई, और उसको हमने यहाँ से प्रूफ भी देख लिया ना। यहाँ पे मैंने आपको एक और बात बतानी है
कि आपकी बुक में एक लाइन लिखी हुई है इसी टॉपिक का, आई थिंक लास्ट पैराग्राफ है, कि जो डाइलेक्ट्रिक है वो क्या करता है कि एप्सिलॉन आर टाइम्स टोटल कैपेसिटेंस को एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो क्या बोलेंगे, इसको अगर मैं या ऐसे ही बता देता हूँ कि एक बात लिखी हुई है कि डाइलेक्ट्रिक क्या करता है कि एप्सिलॉन आर टाइम्स टोटल चार्ज जो स्टोर हो रहा है वो बढ़ा देता है। दोबारा से बता रहा हूँ कि ये बात कही गई है कि डाइलेक्ट्रिक को जब प्लेस करते हैं तो जितना भी चार्ज पहले स्टोर हो रहा था उसका एप्सिलॉन आर टाइम्स और चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा। इसको ऐसे देखें कि बुक के अकॉर्डिंग टू बुक एक बात लिखी हुई है कि लेट सपोज पहले कैपेसिटेंस थी वही 10, जब हमने 10 फैरेड, जब हमने डाइलेक्ट्रिक को लाके रखा तो ये 10 तो है, इसके अलावा एप्सिलॉन आर टाइम्स टोटल कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। अगर ऐसा होता कि जितनी कैपेसिटेंस है उतनी ही एप्सिलॉन आर टाइम्स टोटल कैपेसिटेंस बढ़ रही है, अगर ऐसा होता तो हमारे पास क्या होता कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, एप्सिलॉन आर 1.5 और 10 हो जाएगा 15, और क्या कह रहे हैं कि ओरिजिनल जो कैपेसिटेंस है उसका 1.5 टाइम्स और आ जाएगा। ये नहीं कह रहे कि 1.5 टाइम्स कैपेसिटेंस हो जाएगी, कह रहे हैं कि ओरिजिनल कैपेसिटेंस का 1.5 मजीद आ जाएगा। अगर ऐसा होता तो ऐड होके टोटल कैपेसिटेंस हो जानी चाहिए थी 25, लेकिन हुई कितनी है 15। इसका मतलब ये बात गलत है कि जो कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स टोटल कैपेसिटेंस के बढ़ जाएगी, बल्कि नहीं, सही सेंटेंस ये होगा कि जो टोटल कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स ओरिजिनल कैपेसिटेंस हो जाएगी। देखिए जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको समझना पड़ता है। लेट सपोज मैं आपको ये ऐसे समझाता हूँ, आपके पास 100 रुपीज है, सही है, आपने, मैं कहता हूं एक बार कि जो आपके 100 रुपीज है वो डबल हो गए, कितने हो जाएंगे डबल हो गए, 200 हो गए। एक बार मैं कहता हूं कि आपके जो 100 रुपीज है वो 2 टाइम्स उसमें और आ गए, अब कितने हो जाएंगे, 100 पहले से थे, 2 टाइम्स ऑफ 100 200 और आ गए, मिलके 300 हो गए। सेम यहाँ पे ये डिफरेंस है कि बुक में कहा गया है कि जितनी भी कैपेसिटेंस होगी उसका एप्सिलॉन आर टाइम्स मजीद आ जाएगी। एप्सिलॉन आर टाइम्स मतलब 15 और आके 25 हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि जो भी कैपेसिटेंस होगी सिंपली वो एप्सिलॉन आर टाइम्स टोटल हो जाएगी। टोटल 25 नहीं, टोटल 15 हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू बुक, जो बुक ने बात कही कि एप्सिलॉन आर टाइम्स टोटल इंक्रीज होगी, तो वो गलत है। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि 1 माइनस एप्सिलॉन आर टाइम्स टोटल कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। करके देखते हैं, ओरिजिनल क्या थी 10, इसमें कितनी और ऐड हो जाएगी, इतनी और ऐड हो सकती है। 1 माइनस एप्सिलॉन आर मैंने रखा था, अच्छा एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्यू के बड़ी है तो मुझे एप्सिलॉन आर -1 लिखना पड़ेगा इनटू सी। एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1.5 -1 इनटू ओरिजिनल कैपेसिटेंस 10, 1.5 इंटू -1 0.5 इंटू 10, और ये हमारे पास आ जाएगा 5, 10 प्लस 5 ये हमारे पास आ गया 15। तो क्या होगा कि या तो आप ये कहें कि जो फाइनल कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स ओरिजिनल कैपेसिटेंस हो जाएगी, या तो आप कहें कि जो टोटल कैपेसिटेंस है उसमें मजीद एप्सिलॉन आर -1 टाइम्स टोटल कैपेसिटेंस और आ जाएगी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो न्यू कैपेसिटेंस होगी वो ओरिजिनल कैपेसिटेंस होगी और उसके अंदर एप्सिलॉन आर टाइम्स टोटल कैपेसिटेंस और ऐड हो जाएगी, ये बात गलत है। तो ये एक छोटा सा एक मुश्किल पॉइंट था, अगर समझ आ गया है तो अच्छा है, अगर नहीं आया है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि फिजिक्स को कॉन्सेप्ट वाइज लेके चलें। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।